Hello viewers, myself Abhishek Pariyar and I am a psychologist counselor. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 5th और 6th के बारे में। ये चैप्टर है हैबिट्स के बारे में यानी आदतों के बारे में और कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जिन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे उनमें है मीनिंग ऑफ हैबिट, यानी कि हैबिट का मतलब क्या होता है, आदतों का मतलब क्या होता है। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ हैबिट्स, आदतें कैसे बनती हैं और कैसे उनको तोड़ा जाता है, आदतें टूटती कैसे, आदतें बनती कैसे। हमने बहुत कुछ सुन रखा है इनके बारे में, पर आज हम इसको साइंटिफिकली स्टडी करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक के अंदर कि सजेशन का मतलब क्या होता है। सजेशन यानी किसी को हम जो राय देते हैं, किसी को हम जो सलाह देते हैं, उस सजेशन का मतलब क्या होता है और उसका महत्व क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिर आज का हमारा चौथा टॉपिक रहेगा मीनिंग ऑफ इमिटेशन एंड काइंड ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन मतलब किसी की नकल उतारना, यानी किसी की नकल करना, उसका मतलब क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक रहेगा आज के अंदर मीनिंग एंड नीड ऑफ सिंपैथी, यानी कि सहानुभूति की का मतलब क्या है और उसकी जरूरत क्या है। तो ये आज हमारे टॉपिक रहेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 5th और 6th के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिट्स। हैबिट्स के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा है, बहुत कुछ हम पहले से भी जानते हैं कि आदतें क्या होती है। ठीक है, हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को जब करते रहते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, हमारी जरूरत बन जाती है। तो अगर हम हैबिट की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं या मतलब के बारे में बात करते हैं, तो हैबिट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एक्सट्रीमली ऑटोमेटिक बिहेवियर एज ऑल वर्क एक्टिवेटेड बाय हैबिट टेक्स प्लेस विदाउट थिंकिंग और कमिंग टू कंक्लूजन। यानी कि आदतों से हम जानबूझकर नहीं करते, अनजाने में किया जाने वाला कोई भी कार्य। जब व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा से जानबूझकर बार बार करता है, तब वह क्रिया कुछ समय बाद बिना प्रयास के भी होने लगती है। इसको हैबिट कहते हैं। यानी पहले तो हमने जानबूझ के किया, पर फिर अपने आप से वो क्रिया हमसे होने लग जाती है विदाउट पुटिंग एफर्ट, बिना एफर्ट किए, बिना प्रयास किए। सम ऑफ द एक्टिविटीज आर ड्रेसिंग, सिटिंग, गेटिंग अप, टेकिंग प्लेस एज यूजुअली एवरी डे ड्यू टू द हैबिट्स। अच्छा, अब इनमें से क्या होता है, जो बार बार दोहराने वाली चीजें होती है जो हम रोज करते हैं, जैसे तैयार होते हैं। हमने से काफी लोगों ने नोट किया होगा, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो काफी बार हम गाड़ी चला के कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि रास्ते में हमने क्या क्या चीजें क्रॉस की है। ठीक है, तो जब कोई हैबिट बन जाती है तो उन चीजों को करने के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डांसर है तो अगर उसकी हैबिट में आ चुका है तो वो डांस कहीं पे भी कर सकता है, उसको प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, उसको तैयारी की जरूरत नहीं है। बैठना, खाना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब इसी बार बार दोहराए गए ऐच्छिक कार्यों के परिणामों को आदत कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आदत एक प्रकार का अर्जित व्यवहार है जिसमें किसी क्रिया को करने का ढंग निहित होता है। यानी कि किसी का करने का जो तरीका है वो निहित होता है। हम अगर बार बार किसी चीज को करेंगे तो हम उस व्यवहार को अर्जित कर लेंगे, वो व्यवहार हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगा, हमारा एक हिस्सा बन जाएगा। और फिर उस व्यवहार को करने के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से होने लगेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स, हैबिट्स बनती कैसे हैं। ओके, अब साइकोलॉजिस्ट हैव केम अक्रॉस मेनी लॉज इन देयर सर्च फॉर वेज ऑफ फॉर्मिंग और ब्रेकिंग हैबिट्स, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट बीइंग मेंशन्ड। अब आदतें बनने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे लॉज बनाए और बहुत सारी रिसर्च की, और उसके कम उनका जो आउटकम था, जो नतीजा था कि आदतें बनती कैसे हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं वो है एज एंथुसियास्टिक अ स्टार्ट इन द वर्क एज पॉसिबल। जिस हम उत्साह के साथ कार्य को शुरू करते हैं, जिस उत्साह के साथ हम कार्य को करते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है आदत बनने का। काम शुरू होने से पहले वक्त हमारा जो उत्साह होता है वो हमारी आदत को डिसाइड करता है। फिर है वॉलेंटरी रिपीटेशन ऑफ न्यू वर्क। अगर हम इच्छा से बार बार उस कार्य को करें तो भी वो हमारी हैबिट बन जाएगा। अब यहाँ पे एक समझने की बात, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात यह है, हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था इंटरेस्ट के बारे में। तो ये इंटरेस्ट भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर किसी किसी कार्य में मुझे इंटरेस्ट होगा तो वो कार्य करते समय मैं जानबूझ के करना चाहूंगा, रिपीटेड वर्क करना चाहूंगा और खुद से ही आगे बढ़कर वॉलेंटरी यानी अपनी इच्छा अनुसार वो कार्य करना चाहूंगा बार बार। तो ये रिपीटेशन मेरे इंटरेस्ट के थ्रू होगी और अगर रिपीटेशन हुई तो वो मेरी आदत बन जाएगी। एब्सेंस ऑफ एक्सेप्शंस, यानी कि जब मैं बार बार कार्य करूंगा तो उसमें एक्सेप्शंस नहीं है कि कभी मैं छोड़ दूं किसी रीजन से। ठीक है, ये भी कोई रीजन नहीं होता है। तो अगर ऐसा हुआ कि मेरा कोई एक्सेप्शन नहीं रहा, कोई उसमें छूट नहीं रही, कोई उसमें त्रुटि नहीं रही, कोई गैप नहीं रहा और मैंने कंटिन्यू काम किया, तो वो मेरी आदत बनेगी। यूज ऑफ नेगेटिव एडेप्टेशन, जनरली आदतों में देखा गया है कि हम जो नेगेटिव आदतें होती हैं उनको जल्दी पकड़ते हैं, नेगेटिव आदतों को हम जल्दी ले लेते हैं।
तो वो भी एक आदत होने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अब आदतें अगर बन जाए तो उनको तोड़ा कैसे जाता है? वैसे बहुत सारे लगे, आपने भी सुना होगा कि आदत, अगर किसी चीज को आदत बनाना है तो हमें 21 दिन तक उस कार्य को करते रहना चाहिए। अगर 21 दिन तक हम उस कार्य को करते रहते हैं तो ऐसी उम्मीद है कि वो चीज आपकी आदत बन जाती है। तो द फॉर्मेशन ऑफ एंड ब्रेकिंग ऑफ हैबिट्स रिप्रेजेंट टू फैक्ट्स ऑफ द सेम एक्शन। ये एक ही चीज के दो पहलू हैं। आदत बनना, आदत तोड़ना, हैबिट के ही दो अलग अलग पहलू हैं। इफ यू वांट टू फॉर्म अ हैबिट ऑफ अर्ली राइजिंग वी हैव टू गिव अप वन ऑफ द लेट राइजिंग। अब एक आदत अगर हमें पकड़नी है जल्दी उठने की तो हमें एक आदत छोड़नी पड़ेगी लेट उठने की। बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम जल्दी उठना चाहते हैं तो हम हमारी जो आदत अभी है लेट उठने की, उसको छोड़ना पड़ेगा। अब इसमें सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉज कनेक्टेड विद दिस सब्जेक्ट आर एक्सप्लेन्ड बिलो। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं। आदत छोड़ना एक वॉलेंटरी प्रैक्टिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्वेच्छा से ही करना पड़ेगा, आपको कोई जबरदस्ती आपसे आदत नहीं छुड़वा पाएगा। हमने बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि फाइनली आपका जो विल पावर होती है, आपका जो अंदरूनी शक्ति होती है, वही आपको अपनी बुरी आदतों से छुड़ाने में मदद करती है। जैसे कि हमने देखा होगा कोई नशा करते हैं, कुछ लोग, कुछ व्यक्ति जो नशा करते हैं, उनको छुड़ाने के लिए उनका ही विल पावर फाइनली काम में आता है। अगर बाकी बाहरी दुनिया, उसके मित्र, उसके दोस्त, उसके परिवार वाले कितनी भी कोशिश कर लें, वो एक हद तक उसका साथ दे सकते हैं। उसके बाद फाइनली उसकी जो अंदरूनी शक्ति है वही उसका साथ देगी और वही विल पावर उसके काम आएगी। जो इच्छा शक्ति जिसको हम बोलते हैं, वही उसको आदत छुड़वाने में काम आएगी। द कंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी हैबिट ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्ड। अब वो ये वही बात है कि एक चीज को छोड़ने के लिए हमें दूसरी चीज को पकड़ना पड़ेगा, एक चीज को पकड़ने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम एक चीज अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हमें दूसरी चीज को छोड़ना पड़ेगा। तो ये आदत को छुड़ाने के लिए कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं, जिनको अगर हम फॉलो करें तो हमारी आदत छूट सकती है। अब हम बात करते हैं सजेशंस। जैसा कि हम सब जानते हैं सजेशंस क्या होते हैं। सजेशन होता है किसी को राय देना, किसी को मशवरा देना, किसी को कोई हेल्प करना, उसकी बात के ऊपर, उसकी जो समस्या है उसके बारे में बताना, और वो राय हमारी निजी हो सकती है। तो ये बेसिकली हमें सजेशन के बारे में पता है। अब अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सजेशन, तो इसमें आता है वी मे डिफाइन सजेशन एज अ फॉर्म ऑफ सिंबल कम्युनिकेटेड बाय वर्ड्स। हम अपने शब्दों के थ्रू सजेशन दे सकते हैं, चित्र दिखाकर सजेशन दे सकते हैं, सिंबल दिखाकर सजेशन दे सकते हैं, और लॉजिकल ग्राउंड पे भी सजेशन दे सकते हैं। तो वी में डिफाइन सजेशन एज अ फॉर्म ऑफ सिंबल कम्युनिकेटेड बाय वर्ड। वो सिंबल के फॉर्म में होता है जो शब्दों के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, बताया जाता है। पिक्चर और सिमिलर मीडियम फॉर इंक्लूडिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द सिंबल विदाउट एनी सेल्फ एविडेंट और लॉजिकल ग्राउंड फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। तो ये सजेशन के लिए हम अपनी राय, अपना एक मशवरा देते हैं किसी और को, जिसमें कि कोई सेल्फ एविडेंट या लॉजिकल ग्राउंड हो उसका एक्सेप्टेंस का, जिससे वो मान लिया जाए। अभी कितनी तरह के सजेशन होते हैं। एक होता है डायरेक्ट सजेशन, जिसमें हम किसी को सीधा सीधा सजेशन देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनडायरेक्ट सजेशन किसी के थ्रू क्या है कि किसी अलग अलग माध्यम से, किसी और वे से उस तक ये बात पहुंचाया जाए कि ये करना कितना हानिकारक रहेगा, ये करना कितना नुकसानदायक रहेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, डायरेक्ट सजेशन वो हो सकता है जिसको मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। वेयर इनडायरेक्ट सजेशन ये हो सकता है कि मैं अगर आपकी जगह होता तो ये कार्य नहीं करता। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक एग्जांपल है आपको समझने के लिए। तो इनडायरेक्ट सजेशन में हम डायरेक्टली उसको सीधा उसको नहीं बोल रहे, किसी और माध्यम से बात को घुमाकर उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसमें आता है पॉजिटिव सजेशन। पॉजिटिव सजेशन हमेशा एक पॉजिटिव चीज को करने के लिए होता है, कुछ अच्छी चीज को करने के लिए होता है। और दूसरा होता है नेगेटिव सजेशन। ठीक है, नेगेटिव सजेशन होता है गलत सजेशन, उसको कोई गलत बात बताएं, गलत राय दें, दी जा सकती है। ठीक है, तो ये भी एक सजेशन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आप किससे सजेशन लेते हैं और आपको सजेशन कैसे मिलते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को भी डिफाइन करता है। ठीक है, इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि महाभारत के युद्ध के अंदर सबसे बड़ा चीज क्या थी? सबसे बड़ा ये चीज थी कि पांडवों का जीत का कारण ये था कि वो सजेशन लेते थे भगवान कृष्ण से, और दुर्योधन सजेशन लेता था शकुनी से। तो आप समझ सकते हैं सजेशन का महत्व कितना ज्यादा है। एंड कॉन्ट्रा सजेशन इज कि आपकी किसी और की राय के अगेंस्ट में कोई सजेशन हो, कुछ डिफरेंट कोई सजेशन हो, दैट इज कॉन्ट्रा सजेशन। तो ये 4-5 तरह के जो सजेशन के टाइप है वो हम याद कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो होता है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब किसी की नकल करना। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये बच्चा अपनी माँ की इमिटेशन कर रहा है, अपनी माँ की नकल कर रहा है। और यहाँ पे क्योंकि हम बच्चों से डील करने वाले हैं या चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने वाले हैं, हमें ये बात एक तरह से गांठ बांध लेनी चाहिए
कि बच्चे सबसे ज्यादा इमिटेट करके सीखते हैं। आप अपने बच्चों को जो करने के लिए बोलेंगे वो करें या ना करें इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर आप जो करेंगे वो आपका बच्चा अवश्य करेगा, जरूर करेगा और 110% वो वैसा ही करेगा। तो हमें इस चीज को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे बहुत अच्छे इमिटेटर होते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को इमिटेट करते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को समझते हैं, और बस वो सिर्फ इमिटेट करना जानते हैं, और जैसे वो कंटिन्यूअसली लगातार इमिटेट करते हैं तो धीरे धीरे वो उनकी आदत बन जाती है। तो चलिए हम इमिटेशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मीनिंग एंड काइंड ऑफ इमिटेशंस। Imitation is applicable only to copying by an individual of the action bodily movement of the other। अगर एक कोई व्यक्ति इंडिविजुअल किसी के एक्शंस को, किसी के व्यवहार को, किसी के हाव भाव को, किसी के शारीरिक मूवमेंट को अगर उसको कॉपी करता है तो वो इमिटेशन कहलाता है। कॉपी करना मतलब उसकी नकल करना, उसको इमिटेट करना, ठीक है। इमिटेशन में सिंपैथेटिक इमिटेशन होता है, किसी को सहानुभूति देने के लिए हम इमिटेट कर सकते हैं उसको। अगर वो दुखी है हम थोड़ा दुखी हो जाएंगे तो ये उसको सहानुभूति देने के लिए इमिटेशन हो सकता है। डेलिब्रेट इमिटेशन होता है जानबूझकर, जैसे बच्चे करते हैं। आप उसको कुछ बोलोगे तो वो आपकी बात को रिपीट करेगा, आपकी बात को वैसे से वैसे बोलेगा। देन मीनिंगलेस इमिटेशन बाय इन्फेंट द्वारा, जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनके द्वारा मीनिंगलेस इमिटेशन करना, बिल्कुल भी उनको पता नहीं होता, पर वो जैसे आप देखते हो वैसे इमिटेट, आप तो हाथ ऊपर करोगे तो वो भी हाथ ऊपर करेगा, ठीक है। ये ज्यादातर नवजात शिशु जो होता है वो करते हैं। आइडियो मोटर इमिटेशन में आता है कि आपकी बॉडी के मूवमेंट को पकड़ के इमिटेट करना, जो कि शारीरिक हाव भाव से रिलेटेड होता है। शारीरिक हाव भाव को देखकर इमिटेट करना वो होता है आइडियो मोटर इमिटेशन। तो ये इमिटेशन के कुछ काइंड्स हैं, कुछ प्रकार हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि किस तरह का इमिटेशन हो रहा है। हम जनरली सिंपैथेटिक इमिटेशन करते हैं बड़े होने के बाद। डेलिब्रेट इमिटेशन होता है किसी को जानबूझकर कॉपी करना, क्योंकि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं या उसके जैसा होना चाहते हैं, वो हो सकता है। देन मीनिंगलेस इमिटेशन बाय इन्फेंट का मतलब ये होता है कि जो छोटे बच्चे, नवजात शिशु आपकी नकल करते हैं उसको बोलते हैं मीनिंगलेस इमिटेशन। अब हमारा जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है सिंपैथी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ इंडिविजुअल, एक मानव होने के नाते, एक ह्यूमन होने के नाते भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी पर्सनैलिटी के लिए, सिंपैथी। सिंपैथी होती है सहानुभूति। हम किसी के प्रति जो सहानुभूति रखते हैं उसको बोलते हैं सिंपैथी। किसी को हम कितना समझते हैं, किसी को हम कितना समझा सकते हैं, किसी की भावनाओं को हम कितना समझ सकते हैं, वो किस दौर से गुजर रहा है उसको कितना समझ सकते हैं। जैसे कि बीइंग अ टीचर, आपको सहानुभूति होनी चाहिए। आप कोई बच्चा को आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो बच्चे को, और उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, तो इसमें आपको उसके प्रति सिंपैथी होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसकी भी हम थोड़ी परिभाषाएं और एक बार देख लेते हैं। मीनिंग एंड नीड ऑफ सिंपैथी। When one individual shares the pain of other, जब कोई एक इंसान दूसरे इंसान का दर्द बांटता है, and also shares in the joy, और उसकी खुशी में भी हिस्सेदारी लेता है, then it is said that he is sympathetic towards the other। अगर आप किसी के गम में, किसी के खुशी में शरीक होते हैं, उसको बांटते हैं, तो आप उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। No definite assertion can be made about the nature of sympathy, particularly whether it is innate or acquired। अब इसके ऊपर टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है कि जो सिंपैथी है वो इनेंट होती है, इनेंट मतलब जन्मजात होती है, या हम अपने जीवन में उसको एक्वायर कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, उसको अपना सकते हैं, या फिर धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल है। कोई इसका कोई प्रूव नहीं है कि हमारे पास जन्मजात होती है सिंपैथी, या हम बड़े होने के अपनी लाइफ के दौरान वो सीखते हैं। इसका कुछ कहना बहुत मुश्किल है। अब नीड ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी की जरूरत क्यों है? बहुत सिंपल सी बात है। हम सबसे, जैसा कि मैंने बोला कि हम इंसान हैं तो हमारी पहली नीड ही सिंपैथी होती है। इट इज नॉट मेयर इमिटेशन। सब सिर्फ ये इमिटेशन करना नहीं होता। अगर आप इमिटेट करोगे, किसी की नकल करोगे, तो वो सहानुभूति पकड़ में आ जाएगी, वो लगेगा ही नहीं कि आप सहानुभूति रख रहे हैं। ये सिर्फ इमिटेशन करना नहीं होता है। इमेजिनेशन ऑफ बीइंग एट अदर्स प्लेस। हाँ, इसमें हमें इमेजिनेशन करना पड़ता है, हमें ये मानना पड़ता है, हमें उसकी जगह होकर सोचना पड़ता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके जूते में अपना पाँव डाल के देख सकते हैं कि वो इस समय कैसा फील कर रहा है, उसको कितना पेन हो रहा है, उसको कितना दर्द हो रहा है, वो किस हालात से गुजर रहा है। ये उसकी जगह पर आके ही हम उसके दर्द को समझ सकते हैं, उसके जॉय को समझ सकते हैं, उसकी खुशियों को समझ सकते हैं।
फिर इस इमोशन एंड एक्सपीरियंस, उसके जो भावनाएं हैं उसको हमें महसूस करना पड़ेगा, उसके जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसको जो एक्सपीरियंस किया है उसने, उनको भी हमें समझना पड़ेगा, तभी हम उसके प्रति सिंपैथेटिक हो सकते हैं, यानी सहानुभूति रख सकते हैं। इसके अलावा हमें अगले के इमोशंस को और रिस्पॉन्सेस को रेस्पेक्ट करना आना चाहिए, हमें उसके भावनाओं को सम्मान देना आना चाहिए। अगर कोई रो रहा है तो ये बहुत आसान होता है कि मत रो, अगर कोई मुश्किल समय में है तो बहुत आसान है ये कहना कि कोई बात नहीं, आपको डरना नहीं चाहिए, पर उसकी जगह पे रह के हमें सोचने की आवश्यकता है कि क्या ये हालात, अगर मैं इन हालातों में होता तो मैं क्या अच्छे से वैसे बिहेव कर पाता जैसे। अगर हम उसके साथ उसकी भावनाओं को समझेंगे, उसके इमोशंस को समझेंगे और उसने ऐसा क्यों किया, जो भी उसने किया उसको हम अगर अच्छे से समझ पाएंगे तो ही हम उसके प्रति सिंपैथेटिक हो सकते हैं। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गुड लिसनर। हमें एक अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अच्छा वक्ता होना जरूरी नहीं है सिंपैथी के लिए, अच्छा श्रोता होना जरूरी है। हमने अक्सर, आपने देखा होगा कि आपके किसी नियर एंड डियर के घर में अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई गुजर जाते हैं, तो हम उनसे जब मिलने जाते हैं तो अगर आपका बहुत घनिष्ठ मित्र है या घनिष्ठ आपका रिलेशन है उसके साथ, तो आप उसके साथ जाके बैठिए और उसका हाथ पकड़ के बैठ जाइए, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है और वो आपकी सिंपैथी को महसूस कर पाएगा। तो सिंपैथी इतना पावरफुल टूल है जहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर बार हमें अपनी बात को कहना पड़े, और इसमें ज्यादा जरूरी है कि हम अच्छे श्रोता बने, अच्छे वक्ता नहीं। हमें सुनना बहुत जरूरी है कि अगला क्या कह रहा है, अगले की भावनाएं क्या है, अगले ने क्या महसूस किया, उसके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, उसने ऐसा जो जिन हालातों में वो है उसमें क्यों आया, क्या फील कर रहा है, तो ये सब सुनना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का 5वां और 6वां चैप्टर था, ये उसके बारे में था, जिसमें आज हमने जाना हैबिट्स के बारे में यानी आदतों के बारे में, इमिटेशन के बारे में यानी नकल करने के बारे में, सजेशंस के बारे में, जब हम राय देते हैं वो क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, देन हमने जाना सिंपैथी के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।